Okay, am I audible to everyone? Can you hear me? Yes, sir. Thank you. Okay, it's my humble request to everyone, please drop your roll number and name in the chat box for your attendance. So I can see if you have done so far. जैसे ही आप लॉगिन करें उस टाइम फॉरन प्लीज आप अटेंडेंस अपनी मार्क कर दिया कीजिए. Sometime it get disconnected ना तो मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं आएगा. Okay, we have 15 participants so far. Rupal, Ankur, Prashant, Niharika, Nisha, Manish, great. Also, please ensure do not put data 2 times. Like एक दफा ही please आप अपना रोल नंबर और नाम चैट बॉक्स में लिखें. In case sometime it happens कि duplicacy आती है. Okay, no problem. Let us start. People are adding. So they'll keep continue adding in the part. Okay, so day before yesterday we were discussing about the applications of object-oriented programming. This is the last topic actually for the introductory part. This is the last topic. From now onwards, we will go through syllabus. जो सिलेबस आपका है उसके मुताबिक चलेंगे, बट उस सिलेबस को चलने से पहले थोड़ा सा मुझे फंडामेंटल बताना था. तो देन विल स्टार्ट टॉपिक बाय टॉपिक. डोंट लूज थिंग्स लाइक कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारे सिलेबस में क्या लिखा है, आप ऐसा ना सोचें. विल कम बैक टू ट्रैक, डोंट वरी. ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है. लाइक अभी मैं बताऊंगा आपको मैं सब क्यों बता रहा हूँ और सिलेबस अलग क्यों है, थोड़ा उसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा. ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशंस में हमने लास्ट टाइम रियल टाइम सिस्टम्स डिस्कस किए थे. सम टाइम दोज आर आल्सो कॉल्ड RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. दोज आर आल्सो कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर. ठीक है, तो RTOS बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स. OS आपने पढ़ लिया, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया कि अभी नहीं पढ़ लिया? ये सब पिछले सेम में था. ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, है ना. तो देखिए ओएस में आपने पढ़ा होगा, ओएस में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सिस्टम कॉल्स, है ना, मल्टी आपका मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है. तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या होती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स और इंस्ट्रक्शंस which handle lot many responsibilities. मेमोरी भी देखता है, हार्डवेयर भी देखता है, एप्लीकेशंस भी देखता है. ठीक है, बहुत सारे जॉब को एग्जीक्यूट करता है. RTOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही होते हैं, बट दीज आर वेरी स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. दीज आर वेरी स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. समवेयर दे आर बिग, समवेयर दे आर स्मॉल, है ना. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वी कैन यूज RTOS इन द लिफ्ट, है ना. एलिवेटर्स में आप लोग अक्सर घूमते हैं, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह अवेलेबल होती है, एयरपोर्ट पे, है ना. तो एलिवेटर्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक RTOS कहलाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना. देन देयर आफ्टर वी हैव गिवन द सेकंड एग्जांपल रिलेटेड टू द वॉशिंग मशीन. आपके घरों में है आज के टाइम पे, है ना, हर कोई वॉशिंग मशीन से कपड़े धोता है. पहले मैनुअल धोया करते थे, अभी पीपल आर यूजिंग वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन भी मल्टीपल कैटेगरी में आती है, सेमी ऑटोमेटिक भी आती है, फुल्ली ऑटोमेटिक भी आती है ना. तो ये ऑटोमेटिक इसके आगे लग गया कीवर्ड. इसका अपने आप में मतलब ये है कि इट इज ड्रिवन बाय द सॉफ्टवेयर. इट इज ड्रिवन बाय द सॉफ्टवेयर. जहां भी वर्ड ऑटोमेट आ जाता है यूज या ऑटोमेटिक आ जाता है, तो इसका मतलब है उसे कहने का कोई सॉफ्टवेयर ड्राइव कर रहा है. अब वो सॉफ्टवेयर हो सकता है उसको पार्शियली ड्राइव करे, हो सकता है उसको फुल्ली ड्राइव करे. इट ऑल डिपेंड. इनफैक्ट आपकी कार्स में भी यूज होता है ना. जैसे आपने देखा होगा MG हेक्टर है या और भी नई कार्स जो आ रही हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐसी है जो कि यूजर परफॉर्म नहीं करता, वो ऑटोमेटिक परफॉर्म करते हैं. जैसे कि एक कार आती है पसाट, वॉक्सवैगन की एक कार आती है पसाट. तो पसाट वाज द फर्स्ट कार
जिसके अंदर रेन सेंसर्स लगे हुए थे, जब जैसी रेन ऑन होती है तो उसके वाइपर्स ऑटोमेटिकली काम करते हैं, तो दैट वाज कोडेड समहाउ। तो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसी बारिश हुई इमीडिएटली उसने क्या किया, वाइपर्स को रोल आउट करना शुरू कर दिया, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप, ये आपका इसके अलावा आपका जो फोटोस्टेट मशीन होती है, फोटोस्टेट मशीन जो है दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ आरटीओएस, है ना। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जितनी लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट वी यूज फॉर आरटीओएस स्पेसिफिकली वी यूज सी एंड सी प्लस प्लस स्पेसिफिकली। चाहे आप एटीएम की मशीन में चले जाइए, ठीक है, चाहे आप फोटोस्टेट मशीन में चले जाइए, इन जगहों पे जितने भी आपको होस्ट मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको आरटीओएस इनेबल मिलेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, और इनका जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है, जो कोड लिखा जाता है, दैट इज डन ईदर इन सी और इन सी प्लस प्लस, और देयर में बी है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों के कॉम्बिनेशन से भी होता है। इसके अलावा एक लैंग्वेज और भी है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सी। हैव यू हर्ड अबाउट इट? ऑब्जेक्टिव सी के बारे में आपने सुना है कभी? सर सी शार्प और ये यही एक ही हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, दोज आर डिफरेंट, दोज आर डिफरेंट। तो अभी कौन कह रहा था यूज होती है? एनीबॉडी एल्स हु हर्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव सी? कहाँ यूज होती है, कोई आइडिया? बस यूज नहीं पता, सुना है बस कि ऑब्जेक्टिव सी भी है कुछ। कि महेश, आई थिंक महेश इज देयर। ओके, देखिए ऑब्जेक्टिव सी इज बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल द यूज वाज डन, एक कंपनी है सीएमसी करके, सीएमसी ने सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था। जो स्टॉक मार्केट आप आज देखते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं शेयर्स को, तो वो, तो वहां पे उन्होंने ऑब्जेक्टिव सी का यूज किया था, तो दैट वाज बिल्ट ऑन ऑब्जेक्टिव सी। along with that, objective C was also used in designing the mobile application of your एप्पल का जो ओएस है उसका नाम आपने सुना, आईओएस है। तो आईओएस की पहले प्राइमरी लैंग्वेज हुआ करती थी, आईओएस की पहले प्राइमरी लैंग्वेज हुआ करती थी ऑब्जेक्टिव सी। अभी इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू लैंग्वेज कॉल्ड स्विफ्ट। हैव यू हर्ड अबाउट स्विफ्ट? स्विफ्ट के बारे में सुना? स्विफ्ट अभी रिसेंटली आई है, हार्डली तीन चार साल ही हुए हैं। तो अब जितना भी फ्रंट एंड का डिजाइनिंग होता है और फंक्शनलिटी का कोड लिखा जाता है, आईओएस की जो ऐप बनाई जाती है, आईओएस डेवलपर जो होते हैं वो स्विफ्ट में काम करते हैं। स्विफ्ट से पहले वो ऑब्जेक्टिव सी में कोड लिखा करते थे। तो ऑब्जेक्टिव सी का यूज बहुत जगह है, ऐसा नहीं है, बट नाउ इट हैज बीन ऑब्सोलेटेड। अब इसका कोई इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि नई नई लैंग्वेज आ चुकी हैं। इनफैक्ट अभी आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, तो चाहे आपका एंड्रॉयड है, चाहे आपका आईओएस है, चाहे आपका और कोई ओएस है, तो उनके लिए कॉमन फ्रेमवर्क आ चुका है, उसको बोलते हैं फ्लटर। फ्लटर फ्लटर आ चुका है। तो फ्लटर इज एबल टू हैंडल ऑल द कंपोनेंट्स व्हाइल राइटिंग अ कोड फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो आपका कोड एंड्रॉइड पे रन करे, आईओएस पे रन करे, किसी पे भी करे, फ्लटर हैंडल करता है। तो क्योंकि अब नए फ्रेमवर्क और नई लैंग्वेज आ चुकी है, इनफैक्ट इसका जो कोड लिखा था वो डार्ट में लिखा था। डार्ट इज अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है। तो डार्ट में सारी एप्लीकेशंस का कोड लिखा था, जीयूआई का, फ्रंट एंड का, जितना भी आप जीयूआई का काम कर रहे हैं, जो आपको एप्लीकेशन दिखाई देती है कैसी हैं, कैसे रन कर रही है, वो डार्ट में लिखा आता है। डार्ट को फ्लटर हैंडल करता है अल्टीमेटली, है ना। फिर उसके बाद उसको फिर बैकएंड के ऊपर आपका एंड्रॉइड हैंडल करता है, एंड्रॉइड स्टूडियो हैंडल करता है। तो खैर ये बहुत डिटेल हो गया, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होती है, उनकी जो लैंग्वेज, अब आपका सी प्लस प्लस हो गई, ऑब्जेक्टिव सी हो गई, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। चाहे वो डार्ट हो गई आपकी, या फ्लटर का बेस हो गया, ठीक है, या स्विफ्ट हो गई, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं तभी क्या कहते हैं, वर्क फ्लो ईजी है और कोड मेंटेन करना काफी आसान है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि क्या प्रोग्रामिंग के फीचर्स होते हैं, तभी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्यों हम इन सबका जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन सो फार वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सेकंड इज ऑल अबाउट द सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। नाउ व्हाट इज सिमुलेशन एंड मॉडलिंग? Can anybody tell me the definition of simulation? What is simulation? Anyone can give me idea about the simulation? Simulation किसे कहते हैं? सर कोई भी रियल लाइफ को एक वर्चुअल वर्ल्ड में प्रेजेंट करना। जैसे हम सिमुलेशन के गेम हो जाते हैं, तो बिल्कुल रियल लाइफ चीज हो जाती है। Okay, okay, great, great. Anyone else?
like only 32 attendants are there in the chat box and participants are around 45. So those who have not marked attendance, please put your attendance. देखिए सिमुलेशन और मॉडलिंग बोथ आर इंटररिलेटेड. ओके, बोथ आर इंटररिलेटेड. अब हाउ? ठीक है, सिमुलेशन बेसिकली क्या होता है? सिमुलेशन एक रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को हम लोग वर्चुअली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था कि whenever you are going to Maruti driving school, they'll start teaching you about the fundamentals of driving on a machine that is called simulator. That is called simulator. एक उन्होंने एक बॉक्स बना रखा होता है, एक रूम बना रखा होता है जहाँ पे वो आपको कार जैसी एक डिवाइस, आपको एनवायरनमेंट रियलाइज होता है, वो कार जैसा होता है. देन दे पीपल स्टार्ट टू टीचिंग, ठीक है, गियर बॉक्स ऐसे मैनेज करना है, स्पीडोमीटर को ऐसे देखना है, ये सब करना है, ब्रेक ऐसे अप्लाई करना है. तो दैट इज सिमुलेटर. अल्टीमेटली देखिए कार तो रोड पे ड्राइव होती है, कार अपने आप में एक डिवाइस ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा जिसको आप ड्राइव कर रहे हैं. बट रोड पे अगर ड्राइव करेंगे और आपसे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका डैमेज आपको भी हो सकता है और किसी सामने वाले को भी हो सकता है. इससे अच्छा ये है कि मैं ऐसी कैजुअलिटी क्यों होने दूं, मैं आपको क्यों ना ट्रेन करूं उस लेवल पे कि आप उस कैजुअलिटी को होने से बचा पाए अपने आप से. ठीक है, तो फॉर दैट पार्ट वी पीपल डिजाइन सम डिवाइसेस व्हिच एक्ट लाइक द रियल ऑब्जेक्ट, which act like the real object, but they are not the real object. होते नहीं है. तो रियल ऑब्जेक्ट ना होने का फायदा क्या होता है कि आप इस बात से बेफिक्र होते हैं कि नहीं यार मैं रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, लेकिन फंक्शनैलिटी कॉमन होती है. सिमुलेटर की वर्किंग के लिए हम मॉडल तैयार करते हैं कि हाउ दैट विल एक्ट, वो काम कैसे करेगा. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज that part is basically called as modeling. Ultimately we propose a model, मॉडल को इनपुट देते हैं, उस मॉडल को इनपुट देने के बाद उसका आउटपुट आएगा और सिमुलेटर पे उसके इनपुट और आउटपुट को टेस्ट करते हैं. तो सिमुलेटर इज बेसिकली डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेस्ट द मॉडल्स. ठीक है, सिमुलेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेस्ट द मॉडल्स. ठीक है, ये एक सिंगल सी डेफिनेशन होगी. ठीक है, अब मार्केट में बहुत सारे सिमुलेटर आते हैं. ठीक है, अभी आप आगे जाके उनको स्टडी करेंगे. मे बी इन योर अपकमिंग कंपनीज व्हेन यू विल गेट सिलेक्टेड इन द कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज भी सिमुलेटर पे प्रैक्टिस कराती हैं आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए. उसका मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल भी दूंगा भी नहीं बाद में. ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि अब सिमुलेटर के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं. तो देखिए देयर कुड बी लॉट मेनी एग्जांपल्स ऑफ सिमुलेटर इन द मार्केट. लाइक वी कैन हैव लाइक समझिए जैसे आपको एक जॉब दी गई. जब आप नेटवर्किंग के फील्ड में लोग जॉब करते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उन्हें नेटवर्क का कोई भी आइडिया नहीं होता. उनको प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक पता होता है, बट दे डोंट नो हाउ टू सेट अप अ नेटवर्क. ठीक है, तो बिफोर गोइंग थ्रू अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, दे पीपल आर ऑफर्ड टू वर्क ऑन अ सिस्टम दैट इज जस्ट काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड नेटवर्क. एक रियल वर्ल्ड नेटवर्क की तरह काम करता है और वो उन सॉफ्टवेयर पे उनको ट्रेन करते हैं. दो सॉफ्टवेयर आर बेसिकली कॉल्ड एज GNS3. ठीक है, एक बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है और एक आता है आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर. ये दो नेटवर्किंग के बहुत पॉपुलर टूल हैं, बहुत पॉपुलर टूल हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क, एक रियल वर्ल्ड नेटवर्क को वर्चुअली इंप्लीमेंट करने में यूज किया जाता है. तो आप में से किसी ने इसका नाम सुना कभी? इन टूल्स का नाम आपने कभी सुना? सेकंड वाले का सुना है, सेकंड वाले का. सेकंड वाले का आपने सुना है. ओके ग्रेट, जस्ट लेट मी. ठीक है, देखिए आपका GNS3 है और साबित करो भाई अभिमान है. क्या पूछ रहा है? लेन कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो देखिए दो सिमुलेटर के अंदर से हमारे पास जो एक सिमुलेटर GNS3 है, इट्स ओपन सोर्स सिमुलेटर और टीचिंग पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छा सिमुलेटर माना जाता है. अल्टीमेटली इसका बेनिफिट ये होता है कि सपोज करो आपको कंपनी कहती है कि मैं 500 सिस्टम का एक नेटवर्क बनाना है और आप उस नेटवर्क को रियलाइज करो, इंप्लीमेंट करो कि देखो इस सिस्टम में, इस
बिल्डिंग के अंदर इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो देयर यू विल सी कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, आपने पहले 500 कंप्यूटर खरीद लिए, राउटर्स खरीद लिए, लेन वायर खरीद ली, कैट 3 केबल खरीद ली और अपने इंजीनियर्स को लगा दिया काम पे। बाद में आपको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, इस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इसको सपोर्ट कर पाए। ठीक है, सो देयर यू विल सी कि भाई ये तो लॉस हो गया एक तरीके का। ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे रिकवर करेंगे? ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। कंपनी ने प्रोजेक्ट पैसे ले लिए अल्टीमेटली, तो उसको पैसे वापस करने पड़ जाएंगे, प्लस में लॉस भी हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इट इज आल्सो फ्री फॉर स्टूडेंट अल्टीमेटली, यू कैन टीच विद सिस्को पैकेट ट्रेसर, पेड वर्जन भी आता है इसका। ठीक है, तो बोथ आर यूज फॉर द सेम पर्पस। तो नेटवर्क इंजीनियर क्या करते हैं कि पहले उसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट ना करके एक पैकेट ट्रेसर पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा, विल इट वर्क और नॉट, है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इमेजेस के अंदर। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक नेटवर्क बनता है लाइक दिस। ये आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर की स्क्रीन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स लगा रखे हैं, इनकी कनेक्टिविटी है, बीच में राउटर इंस्टॉल कर रखे हैं। और अगर राउटर एक दूसरे को डेटा पास कर पाते हैं वर्चुअली, तो फिजिकली भी करेंगे। इन सबको कॉन्फ़िगर किया जाता है बाकायदा। इफ दिस नेटवर्क इज वर्किंग ऑन अ रियल वर्चुअल वर्ल्ड, देन ऑफ कोर्स एंड डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली वर्क ऑन द फिजिकल नेटवर्क ऑल्सो। तो इससे क्या होता है, आपका एक बहुत सारा आपका इन्वेस्टमेंट सेव हो जाता है और आप इंश्योर करते हो कि नहीं, हम जो बना रहे हैं वो काम करेगा परफेक्टली। दैट इज द यूज ऑफ सिमुलेटर्स अल्टीमेटली। ठीक है, ये काम होता है आपके सिमुलेटर्स का। ठीक है, तो सिमुलेटर में बहुत सारे सिमुलेटर्स आप यूज कर सकते हैं। जीनियस 3 है, सिस्को पैकेट ट्रेसर है। इनफैक्ट देखिए, सिमुलेशन का एक इस्तेमाल और भी है कि जब भी पायलट्स होते हैं तो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, तो दे पीपल आल्सो रन द सिमुलेटर्स, सिमुलेशन लर्न करते हैं। ठीक है, तो उनमें जैसे सपोज करो छोटे प्लेन्स होते हैं, तो स्टार्टिंग में उन्हें चार्टर्ड प्लेन उड़ाने के लिए दे दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होती, 4 सीटिंग होती है, 6 सीटिंग होती हैं। लेकिन इसके अलावा सपोज करो बोइंग 737 एक प्लेन है जिसकी कैपेसिटी 400 पैसेंजर की है। अगर वो आप एक नए पायलट को दे देंगे और कुछ गलती हो गई, तो 400 पैसेंजर मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर से तो बचने का भी कोई सोल्यूशन नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे पीपल आस्क्ड टू सर्व द टाइम इन सम सिमुलेटर। उनसे कहा जाता है कि साहब आप ना एटलीस्ट 300 आवर्स सिमुलेटर के अंदर बिताइए और सक्सेसफुल रन करके दिखाइए प्लेन को, ओनली देन वी कैन हैंडल यू अ रियल प्लेन, अदरवाइज नहीं। इनफैक्ट देखिए, जैसे आपका हमारा हम काम करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ईयर्स में काउंट होता है, कि जैसे 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। पायलट्स का एक्सपीरियंस ईयर्स में काउंट नहीं होता है, पायलट का एक्सपीरियंस जो है वो फ्लाइंग आवर्स में काउंट होता है, कि आपने कितने घंटे की फ्लाइंग करी है। तो किसी ने 200 आवर्स की, किसी ने 300 आवर्स की, किसी ने 400 आवर्स की, इस तरीके से उनका काउंटिंग होती है अल्टीमेट। ठीक है, तो जब तक 300 आवर्स में सिमुलेटर के अंदर वो अपने आप को सक्सेसफुली प्लेन को फ्लाई नहीं करते, तब तक उनको रियल वर्ल्ड प्लेन नहीं दिया जाता। तो ट्रेनिंग एरोप्लेन इंडस्ट्री जो है वो पायलट्स को ट्रेन करने के लिए सिमुलेटर का इस्तेमाल करती है। ठीक है, और ट्रेन इंडस्ट्री भी करती है। इनफैक्ट असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे सिमुलेटर्स आते हैं, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखिए नॉर्मली डेटाबेस आपने पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ा आपने? हैव यू गॉन थ्रू डेटाबेस? चल रहा है ongoing है। यस सर। ऑनगोइंग। तो डेटाबेस के अंदर देखिए, आप नॉर्मली ना जो 99% डेटाबेस जो वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल होता है वो एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड RDBMS। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज इन फॉर्म ऑफ टेबल, रोज एंड कॉलम। सबसे बेस्ट है। इससे पहले आपका हायरार्किकल डेटाबेस आया, नेटवर्क डेटाबेस आया, जो कि ट्री के फॉर्म में हुआ करता था। ठीक है, बट दैट वाज नॉट वेरी सक्सेस। RDBMS इज द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल डेटाबेस टिल डेट, आज तक। बट अभी RDBMS के अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी जो है, क्या कहते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये कह लीजिए RDBMS की बराबर है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे MongoDB है, MongoDB is a new database in market which supports NoSQL feature.
वर्सेस एसक्यूएल, ठीक है, दो ये फीचर करता है। तो MongoDB ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी हमें बताता है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सपोर्ट नहीं करता, वो भी सपोर्ट करता है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट सपोर्ट करता है। जैसे कि इसका एक पार्ट मैं बताता हूँ आपको, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, जस्ट वेट अ मोमेंट, what it is called, there is a mobile based database supported by it, realm karke, I think, just wait, let me show you realm. I think this is the this is the database, realm database, ठीक है। ये एक मोबाइल के लिए डेटाबेस है जो कि बहुत सारे, स्विफ्ट हो गया, देखिए स्विफ्ट सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्टिव सी सपोर्ट करती है, जावा, कॉटलिन सब सपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है जो कि मोबाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नाउ डेज पीपल आर प्रेफरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इंस्टेड ऑफ आरडीबीएमएस। नॉर्मल आरडीबीएमएस को यूज करने के बजाय छोटे कंपोनेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का इस्तेमाल वो करने लगे हैं। तो वहाँ डेटाबेस के अंदर भी यूज होता है, ऐसा नहीं है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी आज के टाइम पे सबसे कॉमन पॉपुलर जो है वो MongoDB है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे जब आप डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो आपको शायद आपके टीचर्स बताएंगे कि they will taught you first of all about the RDBMS because everywhere RDBMS is there, then thereafter they will teach you about RDBMS के अलावा जो और डेटाबेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हैं, या फिर MongoDB है जो कि NoSQL बेस्ड डेटाबेस है, इनके बारे में आप स्टडी करोगे। they will definitely study about ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्ट के होने की वजह से, इस स्ट्रेटेजी के होने की वजह से बहुत पॉपुलर मार्केट के अंदर है। चौथा आपका क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स होते हैं। ये मुझे लगता है आपने पढ़ लिए होंगे किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो और आपको नोन भी है, लाइक व्हेनेवर वी आर एक्सेसिंग गूगल, तो गूगल पेज इज लोकेटेड ऑन अ सर्वर एंड वी आर क्लाइंट फॉर इट। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही सपोर्ट करते हैं। कोई भी ट्रेडिशनल या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम कभी मेंटेन नहीं कर सकते, नेवर नेवर एवर। यू कैन मेक अ ट्राई, यू कैन आस्क पीपल अल्टीमेटली, है ना। तो इसके थ्रू भी ये भी एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक अच्छा एप्लीकेशन है। हैव यू गॉन थ्रू एनी क्लाइंट सर्वर सिस्टम सो फार? कोई आपने अभी तक स्ट्रेटजी पढ़ी, कोई एप्लीकेशन जहाँ पे क्लाइंट सर्वर सिस्टम इस्तेमाल होता है? सर ये 2 टायर आर्किटेक्चर वाला है क्या? नहीं, देखिए इट डिपेंड, इट मे बी 2 tier आर्किटेक्चर, इट मे बी 3 tier आर्किटेक्चर, इट मे बी n tier आर्किटेक्चर, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर सिंपल सा फंडा है, एक सर्वर है, एक क्लाइंट है, बीच में चाहे जितने टियर आप लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा क्लाइंट सर्वर सिस्टम पे चलता है, और 2 नहीं, n tier सिस्टम पे चलता है, 3 tier पे चलता है या n tier सिस्टम पे चलता है, चल ही नहीं सकता 2 tier सिस्टम पे। हाँ, आपकी जो ये टॉरेंट चलते हैं ये सारे 2 tier सिस्टम पे चलते हैं सारे के सारे। ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होती है, तो 2 tier, जैसे आपका टॉरेंट हो गया ना, तो टॉरेंट में कहीं ना कहीं आप उस बंदे के आईपी एड्रेस से डायरेक्टली फाइल कॉपी कर रहे हो जिस सिस्टम पे वो फाइल पड़ी हुई है। तो पहले एक कंपनी की इन हाउस एक्टिविटी जो है, जैसे सपोज पूरे कॉलेज है, कॉलेज में एक सर्वर हमने रखा और आप कॉलेज के सिस्टम पे बैठे हुए हो और आप लेन से कनेक्टेड हो, तो ये 2 tier सिस्टम है। अदरवाइज अगर आप किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे बैठे हुए जो कि यहाँ नहीं रखा हो कहीं और रखा हो, तो जाहिर सी बात है आप मल्टीपल सर्वर होते हो, उस सर्वर पे डायरेक्टली जाओगे नहीं जा सकते आप उस पर डायरेक्टली, आप इनडायरेक्टली जा सकते हो। तो वहां पे आपका 3 tier 4 tier जितनी भी टियर आप इन्वॉल्व करना चाहो इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स को जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उन्हीं के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज हम डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। देन देयर आफ्टर वी हैव AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम। सो दिस इज अ recent topic, so everybody of you nowadays might be aware of AI से आप सब वाकिफ होंगे। तो any idea you want to tell me where you have seen the use of AI in the market right now? कहीं पे भी आपने AI का यूज देखा? or you could tell me about AI, bit about it. Some machines that are doing human work these days. Okay, those are considered to be AI. And what about expert system? Have you heard about some expert system?
So the computers that use AI. The computer that use AI or called expert systems. Okay. देखिए AI के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है. इंटेलिजेंस जो होती है वो बाय डिफॉल्ट नेचुरल इंटेलिजेंस होती है जो कि आपके पास है. एक ब्रेन जो आपका है, दैट इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस. जितने भी इस अर्थ पे जो जिसे बोलते हैं जीव प्राणी होते हैं, सबके पास है. ठीक है, एवरी स्पीशीज हैज, बट डिपेंड करता है किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है. ठीक है, तो जो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम करते हैं अपने एक्शंस को मेंटेन करने के लिए, और अगर यही काम हम नेचुरल तरीके से ना करके मशीन को किसी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू करवाएं, सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्टीमेटली. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बिगिनिंग में जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुआ करती थी वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ करती थी, जैसे कि सी या उसके अलावा क्या होती है. लेकिन अब जो बहुत पॉपुलर थी उनमें दो लैंग्वेज हैं, एक आती है लिस्प, दूसरी आती है प्रोलोग. ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज मार्केट से ऑब्सोल्यूट हो चुकी है. नाउ नोबडी इज यूजिंग देम एट ऑल. अभी कोई इनका इस्तेमाल नहीं करता. मतलब बैक इन बिफोर 20 इयर्स अगो, मतलब कह लीजिए आपके या 15-20 इयर्स अगो इनका इस्तेमाल होता था, वो भी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से. ठीक है, अभी नाउ डेज पाइथन इज रूलिंग एवरीवेयर. ठीक है, तो एआई जो है वो उसके अंदर सिंपल फंडा है कि आप इंस्ट्रक्शन दीजिए मशीन को और मशीन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करती है. ठीक है, अभी एआई के अंदर भी ब्रॉड डोमेन हो चुका है. तो अब जो लैंग्वेजेस हैं वो सारे के सारे जो है, एआई भी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रही है अपने फील्ड को एक्सटेंड करने के लिए. Thereafter we have another terminology known as expert system, जो मैंने आपको बताया. देखिए, expert system is what basically it is a software. सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, it is nothing but it is a software which may consist of some hardware entity, और या फिर एक embedded system भी हो सकता है. वैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर ही होता है अल्टीमेटली. ठीक है, जहां पर हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको डिजाइन करते हैं. अब जैसे कैसे डिजाइन करते हैं, अभी आपने देखा होगा आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स के अंदर जब भी कोई किसी को कोई क्रिटिकल बीमारी होती है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता डॉक्टर अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, तो उसके सैंपल को कलेक्ट करके सिस्टम को दे देता है. सैंपल कलेक्ट किया जाता है और सिस्टम को दे देता है. अभी सिस्टम के पास उन्होंने एक बहुत बड़ा डेटाबेस पहले से मेंटेन कर रखा है, जितनी भी बीमारी हैं सबके सिम्टम्स का डेटाबेस मेंटेन कर रखा है. वहां पे उस सैंपल से जो भी इनपुट आता है उसको कंपेयर किया जाता है एग्जिस्टिंग इनपुट के थ्रू. तो सिस्टम क्या करता है, आइडेंटिफाई करके बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर डिजीज है, ये वाली डिजीज है, ये वाली डिजीज नहीं है. जैसे मलेरिया और डेंगू में कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बहुत माइनर डिफरेंस होता है. तो कई बार वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाता कि आपको मलेरिया या डेंगू अल्टीमेटली, है ना. तो सिस्टम उसको एग्जैक्ट बताता है कि नहीं, दिस इज डेंगू, दिस इज मलेरिया. या वायरल में या चिकनगुनिया में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है. तो सिस्टम बताता है कि नहीं, चिकनगुनिया वायरल नहीं है अल्टीमेटली, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट. ठीक है, इवन कोविड के अंदर देखिए आपके मल्टीपल टाइप के कोविड वायरस हैं, तो उनके अंदर भी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती. दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेस्टिंग. तो एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं. दे आर डेडिकेटली डिजाइन. एग्जाम्पल सपोज करो, हमारे पास माइसिन एंड डेंड्रिन आर टू बेस्ट एग्जाम्पल. माइसिन एंड डेंड्रिन, ये आप सर्च कीजिए नेट के ऊपर और पढ़िए. दोनों ही आपके एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि आपके केमिस्ट्री के लिए बनाए गए थे, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. इवन आज के टाइम पे ये तुम्हारा जितने भी मेडिकल फील्ड्स हैं इनके अंदर बहुत बड़े लेवल पे एक्सपर्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है. ठीक है, अब तो फौज के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आर्मी के अंदर आपके स्किल सेट को एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जाते हैं. मिसाइल टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जाते हैं. बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम बनने लगे हैं. इन somehow they are confidential, they are not lead. बहुत कम एक्सपर्ट सिस्टम आपको ओपन मिलेंगे. ठीक है, तो अब तो ज्यादातर खैर सब पाइथन में बन रहे हैं, तो बताने की जरूरत ही नहीं है. पहले अलग लैंग्वेज में बना करते थे, तो यू कैन बिल्ड एवरीथिंग ऑन पाइथन और जावा. टू थिंग्स आर देयर, इधर जावा और पाइथन. जावा में बना करते थे, अब पाइथन पे बनने लगे हैं. बस डिफरेंट ये है क्योंकि ज्यादातर जो लाइब्रेरी का सपोर्ट है पाइथन बहुत ईजी है. ठीक है, देन देयर आफ्टर नेक्स्ट इज योर होल्ड अ सेकंड मैकेनिक. अब देखिए उसके अलावा जो यूज होता है वो जो है आपका जितने भी आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनका यूज होता है. जैसे कि आपने Xilinx एक सॉफ्टवेयर है, Xilinx के नाम से जितने भी आपके नए सीपीयू बनते हैं, कोई नई मार्केट में i3 i5 i7 आपने सुना है, i9 भी आ गया, और भी चिप आते हैं, Ryzen है, 5 है, 3 है. ये सारी चिप्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत ज्यादा महंगी होती है. अगर आप डायरेक्टली इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, डाई बनाएंगे, तो वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए में जाती है. और अगर वो फेल हो गई
तो कंपनी को बड़ा लॉस होगा। दैट इज वाई दे पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन दैट पर्टिकुलर लॉजिक ऑन अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैकेनिकल के अंदर भी आने लगे अब तो टेस्टिंग के लिए अल्टीमेटली। तो ये सारे सॉफ्टवेयर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ज्यादा डेवलप किए आते हैं, कुछ इसके अंदर जावा में डेवलप किए आते हैं, मैक्सिमम ऑफ जो डेवलप हो रहे हैं सब जावा में डेवलप होते हैं, ठीक है। देन वी हैव न्यूरल नेटवर्क एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क बेसिकली किसी ने पहले टर्म सुना न्यूरल नेटवर्क और नॉट? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया अबाउट न्यूरल नेटवर्क? बस नाम टर्म सुना। सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है और कोई वो यूज नहीं सुना आपने? ओके, डजंट मैटर। देखिए न्यूरल नेटवर्क इज व्हाट बेसिकली इट इज अ नेटवर्क which your brain follows. There is a term common entity known as neuron, जो कि आपके ब्रेन की सबसे छोटी एंटिटी है, और एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन के अंदर 10 की पावर 30 न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और आपके पूरे माइंड में ये न्यूरॉन्स अलग अलग जगह पे इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं, अलग अलग नोड पे, इस तरीके से यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर अगला न्यूरॉन यहाँ से यहाँ पास करेगा इन्फॉर्मेशन को। तो आपकी जो मेमोरी है, जो आप रिकॉल करते हो या लर्न करते हो, ये सारा काम जो है ब्रेन के अंदर न्यूरॉन कर रहे होते हैं। दुनिया के अंदर सबसे एफिशिएंट और सबसे लाजवाब नेटवर्क जो माना गया है, सबसे एफिशिएंट नेटवर्क जो माना गया है, वो न्यूरल नेटवर्क माना गया ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का। तो अभी कंपनीज क्या प्रेफर करती हैं, जैसे आपको चोट लगी तो आप चोट से बचते हैं, आपका हाथ किसी गर्म चीज से पड़ा आपने फौरन हटा लिया, तो इस अच्छा सिस्टम ही नहीं है जो कि अपने आप को खुद मेंटेन कर सके। तो ज्यादातर कंपनी चाहते हैं कि हम न्यूरल जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर के बिहाफ पे नेटवर्क बनाएं जो कि अपने आप को खुद मैनेज कर सके। सो दैट इज कॉल्ड द न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को आर्टिफिशियली हम लोग ANN कहते हैं। न्यूरल नेटवर्क तो नेचुरल हो गया और ANN आर्टिफिशियल हो गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका यूज जो है वो अलग अलग तरीके से है, मतलब लाइक फजी लॉजिक का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे, और भी लैंग्वेजेस हैं उनका यूज करके हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक इससे नेटवर्क बनता है उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेज्ड नेटवर्क, जिसके बिहाफ पे आज के टाइम पे जो है ड्राइवरलेस कार बनाई जा रही है। कभी किसी ने ऑडी Q7 को देखा है, चलाया है? एनीवन? अगर कोई इतने पैसे वाला यहाँ पे है तो प्लीज बताएं मुझे भी। एनीवन एल्स? देखिए ऑडी Q7 के अंदर जो आपका ड्राइविंग असिस्टेंस होता, पार्किंग असिस्टेंस होता है एक। आप गाड़ी के अंदर पार्किंग असिस्टेंस को ऑन कीजिए और गाड़ी से बाहर आ जाइए, गाड़ी अपने आप को ऑटोमेटिकली पार्क कर लेती है पार्किंग में, उसको पार्क करवाने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज एंटायरली डिजाइन्ड यूजिंग द, हाँ, इवन टेस्ला इज डूइंग दैट। टेस्ला का तो पूरा आर्किटेक्चर ही बना हुआ है ANN पे कंप्लीट, लेकिन ऑडी Q7 का बस पार्किंग असिस्टेंस जो है वो बना हुआ है ANN पे। टेस्ला की बात छोड़ दी, टेस्ला बहुत बड़ा आर्किटेक्चर फॉलो करती है क्योंकि वो कंप्लीट ड्राइवरलेस कार है अल्टीमेटली, ठीक है। तो टेस्ला हो गई और मर्सिडीज, जितने भी ड्राइवरलेस कॉन्सेप्ट हैं वो सारे ANN पे ही बन रहे हैं। अगर आपको इन कंपनीज के अंदर अच्छा स्कोप गेन करना है और जॉब चाहिए और आप इनमें कुछ डेवलप करना चाहते हैं, तो आपका न्यूरल नेटवर्क सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, बेस्ट जिसे बोलते हैं। Got it? So these parallel programming is another term, like we can maintain parallel networks in market. ये थोड़ा सा आपके स्कोप से बाहर होगा। पैरेलल प्रोग्रामिंग जो है वो यूज की जाती है whenever we are dealing with the big data, massive data, like we are using example आपने सुना भी होगा, भी आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है, जिसे हम बोलते हैं बिग डेटा। We called it big data। जो भी डेटा आपका फेसबुक से, याहू से, सर्च इंजन से जनरेट होता है, वो डेटा नॉर्मल नहीं होता है, पर सेकंड के हिसाब से पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स का डेटा जो है एक्सेस हो रहा होता है और स्टोर हो रहा होता है। तो ऐसे डेटा को हम नॉर्मल डेटा ना कह के बिग डेटा कह देते हैं। तो बिग डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस we have studied far, which is basically executed by the use of object-oriented programming languages or the concept. There are a lot many languages in the market, like we have, I told you recently, what's most popular, Python is there. Java आज भी चलती है, ऐसा नहीं है, C# है, ठीक है, PHP नॉर्मल वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, और आपका Kotlin है जो कि अब एंड्रॉयड के लिए इस्तेमाल होती है, स्विफ्ट है जो कि iOS के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसे हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं हर डोमेन के लिए,
और इन सब की अच्छी बात क्या है कि सबके सब जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे आप कोड कर पाएंगे। तो देखिए अभी तक जो हमने थोड़ा ओवरव्यू पढ़ा, दैट वाज ऑल अबाउट कि व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, क्या उसके फ्लॉज थे, कैसे उसमें कोड लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको क्लास के बारे में बताया, एनकैप्सुलेशन के बारे में बताया, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, है ना, ये सब फीचर्स थे। एप्लीकेशंस क्या हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस के अंदर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के अंदर क्या डिफरेंस है। हालांकि अभी अब आज के टाइम पे आपको इतना जानने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज अब खत्म हो चुकी हैं। अब जो भी लैंग्वेज है सबके सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एक टॉपिक रह गया जो मैं आपको समझाऊंगा बाद में कभी, कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है और एक फुल्ली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, दोनों में डिफरेंस है। दैट वी विल सी आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द सिलेबस। उससे पहले आप समझ नहीं पाएंगे उसके टॉपिक्स को, ठीक है। नाउ स्टार्ट अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ योर सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट के अंदर कीवर्ड्स हैं। छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है। पहले ये सब्जेक्ट जो था C++ के रेफरेंस से प्योरली पढ़ाया जाता था, क्योंकि मोर देन 90% या 95% जो फीचर्स हैं ऊप्स के वो C++ कवर करती है। उसके बाद कुछ जावा एडिशन लेके आ गई, कुछ C# एडिशन लेके आ गई, तो अब कुछ पाइथन लेके आ गई, तो वो भी 4-5% है, जो कि बहुत अपर लेवल के डिफरेंसेस हैं। आप और हम अगर इस लेवल पे नहीं भी जानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए C++ को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह के इंजीनियरिंग में इंट्रोड्यूस कराया जाता था। बट द सब्जेक्ट यू आर फॉलोइंग is consist of object oriented programming concepts referring to different languages. कुछ पार्ट C++ का भी है, कुछ पार्ट जावा का है। उसमें एक लैंग्वेज आप देखेंगे स्काला डाल दी है। स्काला के बारे में भी अच्छे डेवलपर्स को नहीं पता। स्काला बिग डेटा की लैंग्वेज है, बहुत फास्ट लैंग्वेज है, और यकीन मानिए बिग डेटा पे काम करने वाले लोग भी स्काला पे काम करने के लिए नहीं आए हैं। अभी भी वो हाइव का इस्तेमाल कर रहे हैं, पिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट दे आर नॉट ऑन स्काला। बट सिलेबस के अंदर उन्होंने नाम लिख दिया स्काला। तो आई डोंट नो कैसा सिलेबस डिजाइन किया है YMCA, मैं रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी इज दिस, बट विल सी द ओवरव्यू ऑफ एवरी टॉपिक, डोंट वरी। उसमें से सिलेबस आएगा तो उसमें से कवर करेंगे, क्वेश्चन पेपर उसमें से बनेगा। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स गिवन इन द सिलेबस बिट बाय बिट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी इतना हमने कवर किया, तो आई होप कि आपको फंडामेंटल थोड़ा समझ में आया होगा। कुछ चीजें हो सकता है आपके सर के ऊपर से गई हूँ, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, नई चीजें हैं। C से बिल्कुल अलग है, डेटा स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। तो जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, एंड वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली ऑल्सो, ठीक है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल गो थ्रू दैट। एनीबडी लेफ्ट जिसने अटेंडेंस ना मार्क करी तो प्लीज अभी मार्क कर दें, क्लास इज अबाउट टू ओवर, अदरवाइज अटेंडेंस रह जाएगी। प्लीज डू नॉट tell me after that कि sir you have not marked our attendance. That's why it's my humble request, whenever you join the class immediately put the attendance. Okay, that's all for today. Thank you.